अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हमेशा की तरह से हम हाजिर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। खैर आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं इसीलिए बार-बार आपको हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि एक बार सही, लेकिन आप लोगों को याद दिलाती रहूँ। क्या बात है कि बहुत बिजी रहते हैं ना आप लोग। इसकी एक रीजन ये भी है कि आप लोग भूल जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बस वीडियो देखते हैं और उसके बाद 9 2 11 हो जाते हैं। खैर हम यहाँ से चलते हैं न्यूज की तरफ और सबसे पहली न्यूज जाहिर है कि हमारे पास जो है वो इमरान खान साहब से ही रिलेटेड है। खान साहब का कहना है, बल्कि खान साहब का कहना है कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो मैं और भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। बिल्कुल जी, इससे पहले भी इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। पहले वो जब उनके लिए कहा जा रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा रहा था, तब भी इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। उसके बाद अब इमरान खान साहब का कहना है कि जी अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो जेल जाकर मैं और भी खतरनाक हो जाऊंगा। वैसे खतरनाक तो हुए ही हैं खान साहब, इसलिए कि खान साहब मुसलसल लगातार और कहीं रुके बगैर जो है वो आर्मी के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बोलते जा रहे हैं। जब खान साहब आप एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करना तो खैर नहीं बोलना चाहिए कि काम करे थे, क्योंकि काम तो कोई कर रहे नहीं थे। हाँ, ये जरूर है कि आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे जब, तब तो आपने कुछ कहा नहीं और अब आप जो है मुसलसल बात करते जा रहे हैं। लेकिन खैर हम आपको ये भी बताते चलें कि आज इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी मुझे अरेस्ट किया तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, लेकिन साथ साथ जेआईटी जॉइंट जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से खान साहब के ऊपर पूरे 5,000 का फाइन लगा दिया, यानी 5,000 रुपीज की बात कर रही हूँ। तो 5,000 रुपीज का फाइन लगा दिया इसलिए कि खान साहब जो है वो हाजिर नहीं हो रहे थे जीआईटी के सामने। बार बार 2 बार उन्होंने, कभी उन्होंने कहा कि आज तो मेरा मूड नहीं है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। फिर दूसरी बार बुलाया तब भी उन्होंने ऐसे ही किया और आज भी वो बताए बगैर किसी और सिटी की तरफ निकल गए और वो नहीं पेश हुए जीआईटी के सामने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पैसे वाले लगते हैं, तो ऐसा करते हैं इनके ऊपर पूरे 5,000 का फाइन लगा दिया। आप सोचिए पता नहीं खान साहब कैसे देंगे। वैसे तो खान साहब के पास आप जानते हैं इधर उधर इधर का पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी 5,000 का फाइन मेरे ख्याल से थोड़ी सी नाइंसाफी है। खान साहब के ऊपर कम से कम भी 5 लाख का फाइन लगना चाहिए था। खैर हम ये भी देखते हैं कि खान साहब के सपोर्टर्स कुछ इस किस्म के भी आते हैं जिन्होंने प्ले कार्ड के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं होता। अब इसकी क्या वजह है ये तो इनको खुद ही मालूम होगा कि आखिर प्ले कार्ड में कुछ लिखा हुआ क्यों नहीं है। मगर साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी अभी सितंबर आ गया है, फिर अक्टूबर है और फिर आगे नवंबर आ रहा है। नवंबर में जो है आर्मी चीफ जो है वो चेंज होने जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जी बाजवा साहब के लिए जाहिर है कि कुछ मंथ्स और आगे बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि रिटायरमेंट की जो डेट है वो मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई है। अभी वैसे अनाउंस नहीं किया है, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। अगर गलत हो गया तो मैं कहूंगी मैं तो ऐसे ही कहा था, और अगर ठीक हो गया तो ये वीडियो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा और देखिएगा कि मैंने कितने दिन पहले बता दिया था कि बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट की डेट है वो एक्सटेंड की जा रही है और मार्च 2023 तक बाजवा साहब यही रहेंगे। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के तो मजे ही हो जाएंगे और वो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन खैर हम देखते हैं कि होता क्या है। मगर इससे पहले कि हम आगे बात करें, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर हम बात करते हैं। सी कितने फेयर हैं हम लोग, इधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं। अब ये वीडियो जो है वो राहुल गांधी की सब लोगों ने लगा रखी है ट्विटर के ऊपर और मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर इसमें गड़बड़ क्या है। और लोगों ने यही तो कहा ना कि बैक साइड दिखाएं। अब वो बेचारे इतने मासूम से भोले से हैं, उनको नहीं समझ आई होगी, लेकिन बस हमारे दोस्त भी जो है ना आपको पता है वो हंसना शुरू कर देते हैं। खैर यहाँ से हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें जी कि हमें जो है फंड्स आने शुरू हो गए हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए। पाकिस्तान के पास जो है डिफरेंट कंट्रीज जो है वो मदद कर रही हैं। वैसे अभी तक अगर किसी ने नहीं की तो वो इंडिया वाले कुछ कहते ही नहीं, हालांकि बिल्कुल साथ में बॉर्डर है, बड़ी आसानी से सब कुछ आ सकता है, लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से कोई ऑफर नहीं आई है। मगर ये जरूर है कि यूएस एड के जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए हुए हैं उनकी तरफ से भी जो है वो पाकिस्तान में फ्लड विक्टिम्स के लिए मदद की जा रही है।
और इसके साथ साथ जी ये भी कहा गया कि यूएसएड वालों ने भी $2 करोड़ जो हैं वो मजीद दिए हैं पाकिस्तान को। काफी हालात खराब हैं और लोग बहुत परेशान हैं, खास तौर पे अगर हम बलूचिस्तान और सिंध को देखें तो सिंध और बलूचिस्तान के साथ केपीके, ये वो तीन प्रोविंसेस हैं जहां पे फ्लड से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी मदद कैसे की जाए, इस बारे में भी वो एडवाइस दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को, और ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को ये जरूर सुनना चाहिए कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं वो असल में मांग क्या रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं। हम दो बहने से बर्बाद हैं। हमारे शौहर भी ऐसे नाकारा हैं, लेकिन क्या करें, या तो हमें शौहरें बदली करके दो, या तो हुकूमत को तब्दील करो, या तो हमारी तकदीर को चमकाओ। या तो आपके शौहर तब्दील करो या हुकूमत तब्दील करो। जी, तो ये बलूचिस्तान के कुछ लोग थे और दो फीमेल्स थी और उनका कहना था कि जी दो बहनें हैं और दोनों बड़ी परेशान हैं, तो या तो इनके हस्बैंड जो है वो चेंज कर दिए जाएं क्योंकि दोनों ने कब में नकारा है। तो हामिद मीर साहब इंटरव्यू ले रहे थे और वैसे तो खैर रिजक साहब बड़े परेशान हैं फ्लड की वजह से, लेकिन फिर भी ऐसे बीच में भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हमें मिल ही जाती हैं। मगर हम आगे बढ़ते हुए हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी मदद की जाए। घर उनके जो हैं वो दोबारा से बनाने में टाइम लगेगा। अभी तो मुसलसल बारिशें हो रही हैं और फिर कहा गया है कि अभी 2-4 दिन के बाद दोबारा से एक बारिशों का सिलसिला फिर शुरू होने का खतरा, या कहना चाहिए कि कहा गया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये सारे काम, लोगों के घर दोबारा से बनने तभी शुरू होंगे जब ये बारिशें रुकेंगी। मगर उससे पहले जितना भी हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए और की जा रही है, कोशिश की जा रही है। और लेकिन ये और बात है कि यहाँ पर आटा हो या किसी किस्म की वेजिटेबल्स हो या कोई भी खाने पीने की जो सामान होता है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आम आदमी की पहुंच वहां तक नहीं है। साथ हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। जी, ये भी कोई पीटीआई के ही सपोर्टर लग रहे थे और काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन खैर इस किस्म के लोग यहाँ पर घूमते ही रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का क्या कहना है, और कुछ टाइम पहले जब इमरान खान साहब को कोई साहिबा मिली एयरपोर्ट पे तो खान साहब ने क्या किया। सुबह से शाम तक पैसे पकड़ता था, क्योंकि छोटे छोटे 10-100 रुपए पकड़ पकड़ सारा दिन। तो एक दफा मुझे याद है, मैं उतरा एक दफा एयरपोर्ट पे, तो औरत ने ऑटोग्राफ चाहिए, तो उसने अपना बटुआ खोला ऑटोग्राफ बुक के लिए, तो उसने ऐसे करके देख रही थी, बीच में तो कुछ 1000 रुपए का नोट ऐसे उसने पकड़ा देखने के लिए। मुझे इतनी प्रैक्टिस हुई थी, मैंने एकदम 1000 रुपया पकड़ लिया उससे। बाद में बड़ी शर्म आई मुझे उसकी, को उसने 1000 रुपया नहीं देना था वो बच्चे को भी। एनीवे, तो मैं पहुंचा घर बड़ा थका हुआ लेट, तो मैंने क्या देखा कि 5-6 आदमी खड़े हुए धोतियों के अंदर कि जी खान साहब चलो असी पैसे इकट्ठे करते उन्हें तुझे आया शॉप दी गड़ी। और मैं कहा फिक्र ना करो, तुम्हारे पैसे के बगैर मैं थका हुआ बुरा, मैंने कहा फिक्र ना करो, पैसे के बगैर तुम्हारे पैसे के बगैर मैं हॉस्पिटल बना लूंगा। वो कहे नहीं जी पैसा इकट्ठा किया हुआ आपने आना। मैं अभी मेरा सियासत में आया था, अभी मेरे में इतना सब्र नहीं था, जो जवाब आ गया। मैंने खैर मैं बड़ा मुश्किल से मैं अंदर घुसूं, वो सामने गए ना भेजी हमने। खैर उन्होंने मुझे अपनी एक पुरानी सी गाड़ी में बिठाया, वो 2-3 जगह रास्ते में रोकी, धक्का लगा के चलाया उन्होंने मुश्किल से, कर करा के मुझे उस शौ की गाड़ी पीछे ले गए। मैं बुरा हाल थका हुआ, मैं गुस्सा बड़ा कंट्रोल कर रहा हूं कि मैं उनकी भी शक्लें देखूं, वो बड़े कीन के जी पैसे कटे हुए, और मुझे शक्लों से पता कि पैसे थोड़े से मिलने हैं, और मैं वैसे ही थका हुआ, तो मैं सोचा कि अपनी एनर्जी बचा लूं मैं, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने मुझे लेके गए। तो खैर शाही गड़ी पहुंचे, वहां मैंने कहा किधर है, वो कहे जी इधर ही है पास में। इधर पीछे गलियों में मुझे ले गए, वहां गंदी नालियां, सारा गंद पड़ा हुआ, वहां मैं चला जा रहा हूं। फिर मैं पूछूं किधर, कहते जी बस यही है। वो एक गए इस तरह गलियों में कर करा के एंड मस्जिद थी, उधर मस्जिद में ले गए। अब मैं खड़ा हूं, मैं किधर है पैसा, मैं भी उसकी तरफ दिख रहा हूं किधर है पैसा। तो पीछे मैं देख रहा हूं उसने माइक उठाया हुआ, इमरान खान साहब मस्जिद में आ गए, जिसने आके पैसा देना दे।
जी, ये थे इमरान खान साहब और ये जैसा कि बता रहे थे कि शुरू से ही उनको पैसे माँगने की आदत थी और यही वजह है शायद कि उनको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और सोचा कि खान साहब आ जाएंगे तो बड़ा पैसा मिलेगा और सारी दुनिया पैसा देगी। खैर खान साहब ने कोशिश भी की लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। मगर खैर देखते हैं कि आगे इमरान खान साहब क्या करते हैं, क्योंकि इस वक्त तो वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ आपको कि बार बार यही कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की तैयारी की जा रही है और उसमें कहाँ तक कामयाबी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी रहती है, बल्कि एक्सटेंशन क्या रिटायरमेंट उनकी आ रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे, बल्कि जो उनकी रिटायरमेंट की सॉरी एक्सटेंशन नहीं लेंगे और जो उनकी रिटायरमेंट की डेट है वो ही आगे कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि आखिर होता क्या है। वैसे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया विजिट पे गई और सुना है कि कई तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में और दोनों मिलके कई प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, ट्रेड भी करेंगे। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमें भी भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ बात करनी चाहिए और ट्रेड जो है वो शुरू करनी चाहिए। वैसे बहुत से लोग हमें कहते भी हैं कि जी अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड खोलेगा या ट्रेड दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास भारत को देने के लिए क्या है। ये एक सीक्रेट है, हम बता देंगे जब होगा, जब ट्रेड खुलेगी और ट्रेड स्टार्ट की तो कुछ ना कुछ तो टिका ही देंगे ना। इतनी क्या आप लोगों को परेशानी है कि आप लोग पूछते रहते हैं खासतौर पे इंडियंस के। अच्छा ठीक है ट्रेड ओपन हो रही है तो फिर आप लोग क्या देंगे, मतलब हम कुछ ना कुछ दे देंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग ट्रेड ओपन करने वाले बनिए और फिर देखिए कि हम करते क्या है। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे आप जानते ही हैं कि हम एक वीडियो और देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर दर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर, मैं पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो था वो जो पीछे कलाबाजियां खा रहा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको दिखाई। लेकिन खैर साथ साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में फंड्स की कमी है, पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है, लेकिन जो ये बहुत सी रिलीजियस पार्टीज़ हैं जो हर वक्त पैसा जमा करती रहती हैं, पैसे उनको लोग देते हैं, ना सिर्फ आम लोग बल्कि बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी से भी, और चाहे वो फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिशियन हो या बिजनेस कम्युनिटी, आम आदमी, सभी उन्हें पैसा देते हैं और उनके पास बेतहाशा पैसा होता है। आखिर इस वक्त गवर्नमेंट उन सारे लोगों को क्यों नहीं पकड़ रही और उनसे पैसा क्यों नहीं ले रही? ये रिलीजियस आउटफिट्स जो बनाकर रखते हैं और जिहादी तैयार करते हैं या इस किस्म के लोगों को तैयार करते हैं जिनको भेजा जाता है कि जी जरा उधर जाके कोई कारनामा कर दो या किसी और कंट्री में या अपनी ही कंट्री में कुछ गड़बड़ कर दो, इनके पास पैसे की कमी नहीं होती। और ना सिर्फ ये कि ये इनके हर मॉल के अंदर, हर मार्केट में आपको इनके बॉक्सेस रखे हुए नजर आते हैं, बल्कि अब तो इन्होंने एटीएम के जरिए भी काम शुरू कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। वॉइस को फैसिलिटेट करने के लिए दावत इस्लामी ने अभी ये मशीन जो पैसे देती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। वो मशीन जो पैसे लेती है, आप चंदा देने के लिए उधर नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप नोट मशीन में डालें, मशीन आपको रसीद दे देगी, थैंक यू वेरी मच, दावत इस्लामी को चंदा देने का शुक्रिया। बंदा रखने की लोड़ ही कोई, मशीन रखी रखो बस। सुबह दोपहर शाम वो मुख्तलिफ स्टोर्स पर, मुख्तलिफ बस स्टॉपों पर, मुख्तलिफ जगहों पर मशीनें रखी होंगी, आप जाके नोट डालें, रसीद आपको देगी, थैंक यू वेरी मच, वो ऑटोमेटिक दावत इस्लामी के पास आ जाएगा किस मशीन में कितना चंदा है। हम कैश मशीन पर काम कर रहे हैं इस वक्त। जी, तो काफिरों ने ऐसी मशीन भी बना दी है जिसमें कि आप नोट डालेंगे और रसीद मिल जाएगी। और ये मौलाना साहब बता रहे थे और उसके बाद किस धड़ल्ले से कह रहे थे कि जी आप जिस मार्केट में जाएंगे वहां पे आपको ये मशीन मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या माइंडसेट है और इन लोगों को किस तरह से पैसा दिया जाता है और ये किस तरीके से बेतहाशा पैसा जमा कर रहे हैं। लेकिन फ्लड पाकिस्तान में आया है और फ्लड पाकिस्तान में क्यों आया है ये हम पहले सुनते हैं मौलाना तारिक जमील से, लेकिन उसके बाद हम थोड़ी सी अकल की बात भी करेंगे और थोड़ी सी अकल वाली बात भी हमारे गेस्ट जो है वो बताकर गए हैं कि फ्लड इतना ज्यादा पाकिस्तान में क्यों है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो इतना बड़ा बारिशों का तूफ़ान आया, ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, या अल्लाह जब तू नाराज़ होता है तो क्या करता है? कहा बारिशों को मैं बेवक्त कर देता हूँ। तो इस वक्त एक तो हम सब मिलकर तौबा करें अल्लाह की बारगाह में
जिन जिन गुनाहों में जो भी मुब्तला है वो उससे तौबा करे। ये बारिशें लाहौर पे भी आ सकती थी, मुल्तान पे भी आ सकती थी, पूरे पंजाब पे आ सकती थी। हम उन भाइयों के दर्द में शरीक हैं जिनके घर बह गए। जी, ये थे मौलाना तारिक जमील, जो लोगों को डरा रहे थे कि जी आपके गुनाहों की वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर इससे थोड़ा-सा बाहर निकलें और हम ये देखें कि गुनाहों के अलावा ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इस किस्म की बारिशें हुई हैं और फ्लड आया है, तो उसके लिए हमारे पास एक गेस्ट हमारे आए थे कुछ दिन पहले, कर्नल दानवीर सिंह। वो क्या बता रहे हैं, अगर हम वो भी सुन लें तो शायद हमें थोड़ी-सी अक्ल आ जाए। कि यार अब आप अपने आवाम को बचा लो, तो क्या बचाएंगे, दैट इज अनदर पॉइंट। और जहां तक इन सैलाब का सवाल है, इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये सीपीसी के तहत जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, जो रोड बिल्डिंग हुई है पहाड़ों में, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हुए हैं और इतना सैलाब आया है। अब इसको आप लोग क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं क्योंकि आप इस चीजों को पर्दा डालना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि ऐसा क्या है कि वो पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर पिघल रहा है और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर वाला ग्लेशियर नहीं पिघल रहा है, वहां का ग्लेशियर पूरा पिघल गया। तो ये कैसे, मतलब कि कोई ज्यादा टेम्परेचर का भी फर्क नहीं है, आबो हवा भी वही है, पहाड़ भी वही है, इलाका भी वही है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि पाकिस्तान का ग्लेशियर पिघल गया और कश्मीर और लद्दाख का और हिमाचल का ग्लेशियर नहीं पिघला, तो ये बात कुछ जमती नहीं है। लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिकली देखें तो ये जो जिस तरीके से बेतहाशा आप लोगों ने रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, जो चाइनीज की मदद से जो वहां ब्लास्टिंग हुई है, जो वहां पेड़ काटे गए हैं और उससे जो पूरा जो आपने डिस्टर्ब किया है इकोलॉजी को, ये उसका नतीजा है कि वहां पर ग्लेशियर मेल्ट होके और इस तरीके का सैलाब के रूप में आपको नजर आ रहा है। जी, तो ये बात की है कर्नल दानवीर सिंह ने, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सही है और इसके ऊपर ज़रूर पाकिस्तान को सोचना चाहिए। और मैं ये क्लिप जो है वो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और जो ख़ास तौर पे वो लोग जो एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, मैं उनको भी भेजूँगी और साथ-साथ मिनिस्टर्स को भी मैं भेजूँगी, ताकि थोड़ा-सा अगर हम ये सोचने के बजाय कि बस जी ठीक है एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है तो ऐसा हो गया, लेकिन अगर इस पॉइंट को भी ज़हन में रखें तो कम से कम अभी नहीं तो आगे फ्यूचर में हम इस चीज से बच सकें। यहाँ पे हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।